Hello guys, welcome to my channel Dream and Achieve. I'm Bharat and I'm here with another lecture series on Indian polity. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स बनाते रहने का। प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। गारंटी मैं आपको देता हूँ कि यूपीएससी पीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा कंटेंट मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा डेफिनेटली जनरल नॉलेज और जीके के लिए तो आपको मेरे वीडियोस देखने ही चाहिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? So please do watch till the end and please subscribe. आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों PIL की, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपने मेरा जुडिशियल एक्टिविज्म का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक डायरेक्ट आउटकम है PIL। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या था? जुडिशियल एक्टिविज्म ये था कि कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाता है, अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसका एरिया ऑफ जो भी उसका एरिया ऑफ कंट्रोल है उससे बाहर जाके अगर वो जस्टिस के लिए या फिर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फॉर इंश्योरिंग जस्टिस ऑफ सिटीजन अगर वो कोई एक्शन लेता है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। और PIL भी ठीक उसी की तरफ एक एंडेवर है। जो आप फोटो देख सकते हैं वो कपिला हिंगोरानी की फोटो है। शी इज कॉल्ड द मदर ऑफ PILs इन इंडिया, राइट? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा कि चलो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा जब इस टॉपिक पे पढ़ रहा था तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में PIL के को पता चला, तो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, बट लेकिन ठीक है यार, आपको पता होना चाहिए। PIL का कॉन्सेप्ट भी USA में ओरिजिनेट हुआ था इन द 1960s, राइट? अगर आप इसी से आप समझ सकते होंगे कि USA से बहुत सारे कॉन्सेप्ट भारत ने अडॉप्ट किए हैं। रशिया ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट भी USA में आया था, राइट? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी US का है और इवन PIL का कॉन्सेप्ट भी USA का ही है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली ये होता है दोस्तों कि जो हमारे देश में बहुत ही गरीब लोग हैं या एक्सप्लॉयटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेशन सीख नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्रिजनर्स हो गए, जैसे कि बहुत ही गरीब स्लम के लोग हो गए, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित या हरास्ट स्लेव्स हो गए, ऐसे लोग जिनको जस्टिस सीख करने के लिए जो कोर्ट तक भी नहीं जा सकते अपने खुद को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ऐसे लोगों को जस्टिस कैसे दी जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कोई ऐसा इशू हो सकता है सोसाइटी में जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के खिलाफ जा रहा है, तो उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? बेस्ट एग्जांपल है, सपोज करिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन ले लेते हैं। कोई एक फैक्ट्री है जो इतना ज़्यादा काला धुआं निकाल रही है, आसपास के जो विलेजेस हैं उनके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब हो सकता है वो विलेज के लोग इतने एजुकेटेड ना हो कि उनको पता चले कि भाई हमारा ये हाल इस फैक्ट्री के धुएं की वजह से हो रहा है। तो एज अ थर्ड पर्सन मैं अगर देख रहा हूँ कि वो फैक्ट्री का जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द विलेज पीपल, तो क्या मुझे कोर्ट को जा करके नहीं कहना चाहिए कि आप इस चीज़ के खिलाफ कुछ करिए जस्टिस के लिए? बिकॉज दैट इज कहीं ना कहीं आपके इंडिविजुअल की लाइफ, राइट टू लाइफ के खिलाफ जा रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट के खिलाफ। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट कहीं ना कहीं बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के खिलाफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, राइट? एज अ थर्ड पर्सन मुझे ऐसा लग सकता है। तो ऑल्दो वो जो प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही है, बट लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक को अफेक्ट कर रही है, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, लीगल इंस्ट्रूमेंट, जो हेल्प कर सके लोगों को जस्टिस सीख करने के लिए। दूसरी चीज, ठीक। और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने लॉयर्स का फ्री लॉयर्स की सुविधा, गवर्नमेंट लॉयर्स की सुविधा दे रखी है बाय द विद द हेल्प ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेक्चर में बताया है, राइट? वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया। बट फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लॉयर तक जाने में भी असक्षम रहते हैं, जैसे कि स्लेव हो गया, कोई किसी का गुलाम हो गया। अब वो उसके मालिक का उसके अंदर पूरा कंट्रोल है, वो अगर कोर्ट तक जाना भी चाहेगा तो उसका मालिक उसको हरास कर देगा, प्रताड़ित कर देगा, पीड़ित कर देगा, जाने ही नहीं देगा।
ब्लैकमेल करेगा, परेशान करेगा, तो ऐसे लोगों को कौन सुनवाई होगी? या फिर कोई जेल में, प्रिजन में, वहां पे किसी कोई उसको अलाउ नहीं कर रहा है बाहर जाने के लिए, लीगल एड लेने के लिए, तो खाली फ्री लॉयर दे देने से ही आप जस्टिस इंश्योर नहीं कर देते हो। लोगों को अपनी स्टेट ऑफ कंडीशन से उठ के अपनी आवाज सामने लाने का जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए। और ये सारे के सारे काम जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज पीआईएल के हेल्प से होता है। ठीक। सो पुअर एनवायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर्स, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज, ये सारी चीज मैंने आपको बताया। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये चीजें सारा इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको नाम याद होने चाहिए कि 1980s में इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाया गया बाय जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर एंड पी एन भागवती। ठीक, क्योंकि पहले कभी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है, अब हो सकता है ना पूछे बिकॉज काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, बट एक हिस्टोरिकल मोमेंट था हमारे भारत की जुडिशरी के लिए, तो हो सकता है रेलिवेंट हो, तो एक बार नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल, जिसके अगेंस्ट पीआईएल जो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड? प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी व्यक्ति के खिलाफ गुनाह हुआ है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, खाली वही जस्टिस सीख करने के लिए कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है, उसके लिए कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड है जो जस्टिस में यूजुअली फॉलो किया जाता था कोर्ट्स के द्वारा, कि भाई अगर मैं पीड़ित हूँ, मेरे खिलाफ इनजस्टिस हुई है, तो मैं ही कोर्ट में जा करके अपना केस खुद लड़ूंगा, मेरे बजाय कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा मेरे लिए कोर्ट लड़ने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल रूल है लोकस स्टैंडर्ड का भाई, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है भाई, कि भाई किसी और ने आपका ठेका लेके तो रखा नहीं हुआ है ना। प्लस कोई और इंसान हो सकता है झूठ मूठ भी चला जाए आपके खिलाफ केस करने, या हो सकता है सच्ची मुच्ची, या फिर फ्रॉड करे, या फिर आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करे। तो कई रीजन हो सकते हैं जिस वजह से ट्रेडिशनली लोकस स्टैंडर्ड के रूल को फॉलो किया जाता था, लेकिन पीआईएल जो है वो लोकस स्टैंडर्ड के रूल को रिलैक्स करता है और अलाउ करता है ऐसे लोगों के लिए जस्टिस सीख करना बाय द थर्ड पर्सन जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जो बहुत ही गरीब हैं, एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके पास एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए पीआईएल खास करके बहुत ज़्यादा काम का इंस्ट्रूमेंट है। Right? So any public citizen group can move to the court for enforcement of rights of a person, group of persons themselves unable to approach court for remedies. अब पीआईएल क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फर्दर कॉज ऑफ जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जस्टिस को और ग्रास रूट्स तक पहुंचाने के लिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन तक प्रीवियसली अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सीक जस्टिस, पीआईएल जो है मदद करता है। दूसरा, मेंटेन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय अ ब्रिटिश फेमस ब्रिटिशर कॉल्ड एवी डाइसी। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने रूल ऑफ लॉ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए ये काम आता है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेस टू जस्टिस, फ्री एंड फेयर एक्सेस टू जस्टिस बाय ऑल द सिटीजंस। रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए पीआईएल काम आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए भी काम आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों कि भाई पीआईएल का भी एक लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, बिकॉज पीआईएल को अगर हम अनलिमिटेड पावर्स दे देंगे कि कोई भी किसी के लिए जाके केस लड़ सकता है, तो ऑब्वियसली इसका अगेन मिसयूज किया जाएगा, प्लस जबरदस्ती बहुत सारे फ्रिवलस पिटिशंस फाइल किए जाएंगे। ऑलरेडी कोर्ट्स के पास इतना काम है, तो कोर्ट इतने फालतू के रिक्वेस्ट जो फ्रॉड है, फर्जी है, बेकार है, उनको एंटरटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली पीआईएल के कुछ दायरों को जो है रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो है इसका गलत तरीके से मिसयूज ना किया जा सके। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे भी कोर्ट अपने दायरे के बाहर जाके जुडिशियल एक्टिविज्म को फॉलो कर रहा है, वैसे भी ऑलरेडी अपने दायरे को बाहर जाके काम कर रहा है, और उसमें भी अगर आपका वो होगा, उसमें भी अगर पीआईएल को मिसयूज किया जाने लगेगा, तो कोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा एक नेगेटिव जो है इमेज कोर्ट की जो है पब्लिक के सामने जाएगी। तो इसीलिए पीआईएल का स्कोप जो है लिमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए रखा गया है जो बहुत ही पुअर हैं या जो जस्टिस को नहीं ले पा रहे हैं। अब उन कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला हो सकता है दोस्तों बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर यानी स्लेव्स है, जिनको स्लेव बना के रखा हुआ है, जिनको अलाउ नहीं किया जाता है हिलने डुलने के लिए, कहीं जाने के लिए।
निगलेक्टेड चिल्ड्रन, बच्चे हैं, बच्चों को कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो कहाँ से जाके जस्टिस सीख करेंगे। तो ऐसे बच्चों के जो है मतलब तरफ से कोई आदमी पीआईएल फाइल कर सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, वायलेशन लेबर लॉ, मजदूर जो हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट, मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। पेटिशन फ्रॉम जेल, कंप्लेंटमेंट ऑफ हरासमेंट फॉर रिलीज आफ्टर completing 14 years in jail, death in jail, transfer release on personal bond, speedy trial of fundamental rights। यूजुअली जेल में दोस्तों, भाई जो कैदी हैं, कैदियों को भाई अब जेल से तो निकलने दिया नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए जेल के अंदर किसी को हरास किया जा रहा है, किसी को मान लो खाना नहीं मिल रहा है, किसी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है, राइट, बहुत ही ज़्यादा परेशान है जेल के जो कैदी लोग हैं, तो अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट्स तो उनके पास भी है ना। ठीक है, भले आप जेल में हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिटीजन नहीं हो और आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। फंडामेंटल राइट्स तो आपके पास तब भी हैं, राइट। तो वहां से अगर आप कोई प्रिजनर है वो चाहे तो उसके प्रति जा सकता है। अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर केस हरासमेंट बाय पुलिस एंड डेथ इन कस्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको एफआईआर दर्ज करवानी है, कहीं कंप्लेंट लिखवानी है, पुलिस अथॉरिटीज आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, जबरदस्ती आपको हरास कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप किसके पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे। बट ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले आपको डराने धमकाने लग जाए, बोलने लग जाए कि नहीं, कोर्ट में जाने की हिम्मत मत करना, हिम्मत की तो हम तुमको मार देंगे, हम तुमको जेल के अंदर डलवा देंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ आपको डराया धमकाया जा रहा है वहाँ भी पीआईएल का यूज किया जा सकता है। अगेंस्ट अट्रॉसिटी इन वुमेन, खास करके औरतों पे, विमेन के खिलाफ अगर कोई अट्रॉसिटीज हो रही हैं तो विमेन भी जा करके पीआईएल का हेल्प ले सकती हैं। इनफैक्ट अगर आपको आगे मैं स्टोरी बताऊंगा पीआईएल की, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जेल के कुछ जो प्रिजनर्स थे उन्हीं को रिलीज कराने के लिए, उनके खिलाफ जो अट्रॉसिटीज हो रही थी उनको उनको कम करवाने के लिए पीआईएल पहली बार हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया बाय कपिला हिंगोरानी, जो मदर ऑफ ऑल पीआईएल्स कहलाती हैं, राइट। अभी मैं आगे आपको उसकी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। हरासमेंट ऑफ विलेजर्स बाय को विलेजर्स, पुलिस स्पेशली एसटीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिनके पास बहुत कम पैसा है, या फिर कैटेगरी वाले लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित हो सकते हैं, अनटचेबल्स हो सकते हैं, और भी अदर पीपल हो सकते हैं, उनको। पेटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स, राइट विक्टिम मतलब कि जो दंगों के बीच में कम्युनल राइट्स हुए थे उसके बीच में फंस गए, जो बेघर हो गए, जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं बचा, पैसे नहीं है, काम करने को लोग नहीं है, काम करने को कुछ नौकरी नहीं है, पैसे की इनकम चली गई, ऐसे लोगों को जो जो पेटिशन है उनके पेंडिंग पड़े हैं लेकिन उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो अगेन उनकी हेल्प के लिए पीआईएल यूज हो सकता है। फैमिली पेंशन के कुछ मैटर्स हैं, वहाँ पे पीआईएल को यूज कर सकते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ऐसे मैटर्स जहाँ पे एक सोसाइटी एट लार्ज या ग्रुप एट लार्ज अफेक्ट हो रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भले अफेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन सोसाइटी एट लार्ज के लिए हानिकारक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एनवायरनमेंट एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, कि अगर ऐसे मैटर्स जिसमें हो सकता है आप आपके प्रति कोई पर्टिकुलर एक टारगेटेड इनजस्टिस नहीं हो रही है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने वाला कर रहा है या जो एक्शन कर रहा है वो ऑन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के काफी ज्यादा खिलाफ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसे केस में डेफिनेटली कोर्ट के पास आप जा सकते हो पीआईएल फाइल करने के लिए, राइट। तो जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है, इकोलॉजिकल बैलेंस का डिस्टर्बेंस आता है, ड्रग्स का मैटर हो सकता है, फूड का अडल्ट्रेशन यानी कि गलत उसमें फूड में गलत तरीके से उसको मिलावट करना, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, एंटिक्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे मैटर्स जो है इसके अंदर आ सकते हैं। कौन कौन से केसेस जो पीआईएल में एंटरटेन नहीं किए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे केसेस जो इसके अलावा जो मैंने आपको स्कोप के बाहर बताया वो सब पीआईएल में एंटरटेन नहीं किए जाते हैं। बट स्पेसिफिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पीआईएल में आता है नहीं। जैसे कि लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर जो है सिविल कोर्ट में देखा जाएगा, मतलब कि मकान मालिक और किराएदार इसके बीच की अगर कोई लड़ाई है तो पीआईएल ऑब्वियसली फाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपस की लड़ाई है, कोई थर्ड पर्सन जाके टेनेंट की तरफ से जो है वो नहीं जाके पीआईएल फाइल कर सकता, क्योंकि आप सोचोगे कि अरे यार भाई मकान मालिक मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, तो अब मैं इस बेचारे की जाके हेल्प करके पीआईएल फाइल कर देता हूँ, देखो यार मकान मालिक, भाई मकान मालिक के आप गुलाम थोड़ी हो, मकान मालिक ने आपको स्लेव थोड़ी बना रखा है, आपको बॉन्डेड लेबर की तरह थोड़ी बना रखा है। अगर आपको उससे बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो आप मकान मालिक को छोड़ दो, वहां से किराया छोड़ दो, और ज्यादा परेशानी हो रही, नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उसके खिलाफ जाके केस कर सकते हो कोर्ट में। पर ऐसा नहीं है कि आपको उसने गुलाम बना के रखा हो। अगर आप ये बहाना बनाते हो कि नहीं यार लैंडलॉर्ड ने मेरे को अपने गुलाम बना दिया, तो वहां पे पीआईएल का यूज नहीं किया जा सकता, राइट। बाकी सर्विस मैटर दोज पर्टेनिंग टू ग्रेचुटी एंड पेंशन, सर्विस के और पेंशन के जो मैटर्स होते हैं, फैमिली पेंशन को अलावा जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें पीआईएल जो है फाइल नहीं होती है, राइट, वहां पे कोई पीआईएल फाइल नहीं हो सकती है। सर्विस मैटर्स में कोई बोलेगा कि अरे यार नहीं, ये भी
इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पब्लिक है कि भाई हमारे सर्विस कंडीशन सही नहीं है, ऐसा है वैसा है। बट अगेन वहाँ पे लार्जर इंटरेस्ट की बात नहीं है, वहाँ पे आपका पर्सनल, आपके लिए अगर कोई सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लार्जर सेक्शन के वो प्रॉब्लम होगी, राइट। और सर्विस में आने से पहले जो चैलेंजेस हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा आपको पता होता है पहले से, और आपको फिल किया जाता है फॉर्म, सारी की सारी चैलेंजेस आपको पहले से पता होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर्विस में आपको प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप पीआईएल फाइल करने लगो कि नहीं भाई मेरी सर्विस ठीक नहीं चल रही है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नहीं दोस्त, ये संभव नहीं है। बाकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गई, राइट, वो सारे के सारे कंप्लेंट्स पीआईएल में कभी एंटरटेन नहीं होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो ऑब्वियसली कानूनी तौर पे ही लिया जाता है, और कोर्ट्स जो है अगर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो कोर्ट्स अपने आप बीच में इंटरवीन करेंगे, वहां पे आप पीआईएल को फाइल नहीं कर सकते हो यूजुअली, राइट। कुछ केसेस में कोर्ट जहाँ पे एग्जेम्प्ट करता है स्पेसिफिक जजमेंट सुना के कि भैया यहाँ पे पीआईएल के लिए हम इसको एग्जेम्प्ट करते हैं, वहां पे बात अलग है। अदरवाइज आप गवर्नमेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उनको पीआईएल में एंटरटेन नहीं किया जाता है। बाकी किसी इंस्टीट्यूशन में अगर एडमिशन की बात की जाती है वहां पे भी रिलेटेड कोई पीआईएल एंटरटेन नहीं किया जाता है। पेटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, कोर्ट में पेंडिंग केसेस है और आप पीआईएल फाइल कर दो कि नहीं भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बहुत लंबा खिंच रहा है केस, नहीं, आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कोर्ट के पास भी लिमिटेड हैंड्स हैं, अनलिमिटेड नहीं, हाथ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कोर्ट अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है जस्टिस को आपको दिलाने के लिए, तो वहां पे आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते कि जल्दी करो भाई, उसको जितना टाइम वो लगेगा, जितना टाइम वो लेना चाहेगा फॉर दी करेक्ट गिविंग ऑफ जस्टिस टू द पीपल, तो उतना टाइम वो लेगा कोर्ट अपने हिसाब से। देन देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड रेस जुडिकाटा। दोस्तों ये प्रिंसिपल भी जानना बहुत जरूरी है। रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर एक मैटर जो है एक मैटर में जजमेंट कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया है ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, देन इट मे नॉट बी रीओपन चैलेंज बाय द ओरिजिनल पार्टीज एज द सक्सेसर इंटरेस्ट टू एंश्योर फाइनलिटी इन लिटिगेशन, राइट। तो रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है कि एक बार केस वंस इट इज क्लोज्ड दैट मींस इट इज क्लोज्ड, दोबारा से आप उस केस को रीओपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कोर्ट है उसने सही तरीके से पूरा प्रोफिशिएंट तरीके से सारी चीजों को मैटर्स को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस को डिलीवर किया है और सही तरीके से जजमेंट फाइनली डिलीवर किया जा चुका है, राइट। तो दोबारा से केस को रीओपन नहीं किया जा सकता। अपील इज अ डिफरेंट थिंग कि भाई लोअर कोर्ट से अगर आप हायर कोर्ट में अपील करने जा रहे हो तो वो अलग इशू है, बट अगर हाईएस्ट कोर्ट ने भी अगर सुना दिया जजमेंट तो उसके बाद दोबारा आप केस को रीओपन नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को रेस जुडिकाटा बोलते हैं, राइट। एंड आर्टिकल 322 एंड 226 जो है दैट इज रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स में लेक्चर देखिए, वहां मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। एंड आर्टिकल 226 में रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट की बात की गई है। तो रिट जुरिस्डिक्शन भी एक तरह से क्या है, एक तरह से दे आर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। लेटर्स टेलीग्राम्स को पीआईएल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, खास करके तब जब वो पब्लिक इश्यूज या इंपॉर्टेंट इश्यूज को रिलेटेड डील करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट में डील करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पीआईएल आपको कोर्ट में जाके फाइल ही करना है, एक चिट्ठी या लेटर या फिर टेलीग्राम में अगर आप कुछ लिख रहे हो उसको भी पीआईएल की तरह ट्रीट कोर्ट कर सकता है चाहे तो। In appropriate cases, even though petitioner might have come to the court in private interest or for redress personal grievances, court in the furtherance of public interest may inquire into the state of affairs subject to litigation in interest of justice। मतलब मजेदार बात यह है कि पीआईएल ऑल्दो इंसान खुद से वो अपनी ग्रीवेंस लेके गया है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेकर के कोर्ट के पास गया है, लेकिन कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम लार्जर पब्लिक को अफेक्ट कर रही है इन जनरल, तो कोर्ट आगे बढ़ के उसको एज अ पीआईएल उस केस को ट्रीट कर सकता है और फिर उस पर रिलेटेड नेसेसरी एक्शन या जजमेंट सुना सकता है या ले सकता है, राइट। तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बट इसके लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इट शुड नॉट बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिसिटी के लिए लोग अपना पीआईएल फाइल किए जा रहे हैं कि भैया मैं पब्लिसिटी गेन कर लूं, या जबरदस्ती किसी को फंसाने के लिए फेक कंप्लेंट्स फाइल नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए फ्रिवलेस पिटीशन फाइल नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उसको रिस्ट्रेन करना भी जरूरी है। और ये भी है कि भाई दे शुड बी रिस्ट्रेन्ड। अब रिस्ट्रेन कैसे किया जाता है, बाय इम्पोजिंग एग्जाम्पलरी कॉस्ट। तो आप देखा होगा कि अगर फ्रिवलेस पिटीशन फाइल किया जाता है तो कोर्ट जो है फाइन लगाता है, और फाइन लगा करके मतलब इंसान को फिर फाइन देना पड़ता है जो भी फाइन उसने लगाया, कि भाई आपने जबरदस्ती का गलत पिटीशन या फ्रिवलेस पिटीशन जो जिसने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, ऐसे पिटीशन आप फाइल मत किया करो, राइट। ये चीज आपको
देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इफेक्टिवली यहाँ पे चैप्टर आपका पीआईएल कंप्लीट होता है। जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो बची चीज है वो आपको जाननी चाहिए, दैट इज हिस्ट्री ऑफ द पीआईएल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पीआईएल के आप जान लेंगे तो आपका फायदा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में या मेंस में आ जाता है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हुआ क्या था दोस्तों, जनवरी 1979 में 18 प्रिजनर थे, जिसमें से 6 वुमेन थी और बाकी मेन थे। वो पटना के मिर्जापुर जेल में जो है बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था, इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा गया था। और दे अवेटेड ट्रायल एंड टाइम पीरियड लॉन्गर देन दे हैव बीन कन्विक्टेड फॉर। मतलब जितना दिन का सोचिए उनका जेल का सेंटेंस, पनिशमेंट नहीं होना था उनके क्राइम का, उससे ज्यादा दिनों के लिए उनको जेल में सड़ते हुए रखा जाता था, बहुत ही बुरे इनह्यूमन कंडीशंस के लिए। तो ये सरासर बहुत बड़ी इंजस्टिस हो रही थी इन लोगों के साथ। बहुत ही ज़्यादा परेशान ये सारे के सारे क्रिमिनल्स जो हैं, मतलब सारे के सारे जो प्रिजनर्स हैं बहुत ही परेशान हो रहे थे। तो उस समय कपिला हिंगोरानी और उनके जो पिता, उनके जो हस्बैंड थे, सॉरी, वो निर्मल हिंगोरानी, दोनों के दोनों एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो है रिपोर्ट जो है पटना के जेल की वो देखी, और रिपोर्ट देखने के बाद उनको समझ में आया कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, जो प्रिजनर्स हैं उनकी इनह्यूमन कंडीशन में उनको ट्रीट किया जा रहा है। और उन्होंने कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट लगाया कि भाई इन प्रिजनर्स को हम रिप्रेजेंट करें और कैसे ना कैसे करके इनको जस्टिस हम दिलाने की कोशिश करें। राइट, तो उस टाइम पे लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है ट्रेडिशनली वही फॉलो किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारत देश में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसीलिए उस समय जो है प्रिजनर्स जब तक खुद आकर के कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे तब तक के उनका जो है केस वो जो है एडमिट सुप्रीम कोर्ट नहीं करता था। बट कपिला इंगोरानी जो है, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और इन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटीशन वहां पे प्रिजनर्स के बिहाफ पे कोर्ट में लगाया। ठीक है, और 2 हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने भी देखा कि यार वाकई में बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन चल रही है और ये वाकई में जस्टिस के खिलाफ है। तो उसने बिहार गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि आप इन कंडीशंस को सही कीजिए, जिसकी वजह से सारे के सारे जो विक्टिम्स थे और वो सारे के सारे रिलीज हो गए। और सोचिए 40,000 अंडर ट्रायल्स पूरी कंट्री के अक्रॉस चल रहे थे, वो सारे के सारे उनको भी जल्दी से मतलब उनको रिलीज किया गया और सही तरीके की कंडीशंस प्रोवाइड की गई इनके इतने ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फेमस केस। इट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हुसैन आरा खातून केस के नाम से जाना गया। एंड इस नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि 6 जो प्रिजनर्स की हमने बात की थी बिहार के जेल में, उनमें से एक हुसैन आरा खातून के नाम से थी, उसी के नाम पे इस जो केस है उसका नाम जो है पड़ा। सो इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल का जन्म हुआ। सो इट वाज द फर्स्ट पीआईएल इन आवर कंट्री। ऑल्दो पीआईएल का कॉन्सेप्ट इससे पहले 1960s में यूएसए में ओरिजिनेट किया जा चुका था, बट उसी कॉन्सेप्ट को कपिला हिंगोरानी और निर्मल हिंगोरानी जो है इंडिया में यहाँ पे लेके आए और उन्होंने इफेक्टिवली सही तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं चीज जो हमारी देश के जजमेंट में जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर हुई है। So PIL को it is also a strategic arm of legal aid movement to bring justice to the poor masses, not for enforcing the rights of one individual against other, but for public interest। नाम से क्लियर है, पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो जस्टिस के मेजर्स हैं वो लिए जा सकें, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। सो ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे और क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर पाएंगे। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग लेक्चर्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोग के लिए बनाता रहूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।